करीब 600 करोड़ रुपए की मालकिन अपने ही घर के नौकर से कहती है कि मुझे चाय की बहुत प्यास लगी है, चाय की बहुत तलब लगी है, क्या तुम मेरे लिए चाय बनाकर ला सकते हो? नौकर कहता है, ठीक है मालकिन, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। उसके बाद नौकर चाय लेकर आता है। मालकिन चाय पीती है और चाय पीने के बाद उन्हें हल्के से नींद के झटके आने लगते हैं। तभी कहा जाता है कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और मैं आराम करने जा रही हूँ। और उसके बाद मालकिन आराम से गहरे नींद में सो जाती हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो एक लकड़ी के ताबूत में पैक रहती है। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बहुत ज्यादा उसको ताबूत को ठोकने की कोशिश की ताकि उससे बाहर निकला जा सके, लेकिन वो ताबूत इतनी गहराई में था कि वहां से आवाजें बाहर नहीं आ पा रही थी। हालांकि वो मालकिन बहुत चीख रही थी और चिल्ला रही थी। आखिरकार वक्त बीतने लगता है और बीतते बीतते बहुत लंबा समय हो चुका था, लगभग 35 महीने का। अब उस महिला को उस ताबूत से जब बाहर निकाला जाता है, इसके लिए एक मजिस्ट्रेट, डॉक्टरों की एक टीम और भारी संख्या में लोग होते हैं और फॉरेंसिक टीम और कई सारे वहां पर पुलिस बल भी मौजूद होता है और इस पूरे घटनाक्रम की फोटोग्राफी भी होती है। और वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी होने के बाद दुनिया के सामने एक सच सामने आता है और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये मालकिन, इतने करोड़ रुपए की जो मालकिन है, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है जो कई 100 करोड़ रुपए की मालकिन हो। ये मालकिन राज घराने से ताल्लुक रखती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा, शर्मा थ्योरी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश की। कर्नाटक प्रदेश की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु जिसका पहले नाम बेंगलोर था, अब बेंगलुरु हो गया है। इसी का एक इलाका है रिचमंड। दरअसल मैं बात कर रहा हूं आजादी के समय की। 27 अगस्त 1947 के आसपास की बात है। हैदराबाद, जयपुर, मैसूर के पूर्व दीवान हुआ करते थे। छोटे छोटे रजवाड़े हुआ करते थे। उनके एक तरह से जो राजा थे, मिर्जा इस्माइल, उनके घर में ग्रैंड डॉटर यानी कि पोती का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है शकेरे खलीली। जब ये घर में पैदा होती है तो घर में बड़ी सारी खुशियां मनाई जाती हैं। आगे जैसे जैसे वक्त बीतता रहता है, वैसे वैसे खुशियों का जो पुलिंदा है वो बड़ा होता चला जाता है। क्योंकि ये बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश होती हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। और चूंकि वो राजघराने से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए इनके जो शौक थे वो भी राजघरानों वाले ही थे। उसकी जो शादी होती है और शादी की उम्र में जब वो पड़ाव रखती हैं, उसके बाद जब उनकी शादी होती है तो उस परिवार में, जिस परिवार में शादी होती है, उसका एक लड़का होता है अकबर मिर्जा। क्योंकि अकबर मिर्जा IAS ऑफिसर होता है, तो कैडर मिलने वाले की जब बात आती है तो उन्होंने स्वेच्छा से IFS चुना, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज। इसके बाद जब कहानी आगे बढ़ती है, इंडियन फॉरेन सर्विस जो होती है, जिसमें विदेश जाके जो राजनयिक होते हैं, जो राजदूत होते हैं, ये भारत के ऑस्ट्रेलिया में राजदूत नियुक्त होते हैं और ये दोनों पति पत्नी साथ रहते हैं और अलग अलग देशों की यात्रा करते हैं। शकीर खलीली जो होती है वो हमेशा उनके साथ रहती थी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है वैसे वैसे उनको परिवार के बाद एक बेटियां पैदा हो रही थी और धीरे धीरे करके इनको 4 बेटियां पैदा हो जाती हैं। जब 4 बेटियां पैदा हो जाती हैं तब उन्होंने अपने यहाँ इंडिया में रहने के और यहीं पर जिम्मेदारी संभालने की और अपना रियल एस्टेट वगैरह का जो बिजनेस था उसको आगे बढ़ाने के साथ ही जो हस्बैंड होते हैं वो कभी कभी इंडिया रहते हैं और कभी बाहर रहते हैं। एक बार रामपुर के नवाब के यहाँ शादी समारोह था। एक कार्यक्रम था। जो ऑफिसर होते हैं, IFS ऑफिसर होते हैं, उन्होंने कहा अपनी बीवी से, शकीरी खलीली से, कि तुम जाकर शादी समारोह में जो प्रोग्राम है उसमें अपना शिरकत करो, शामिल हो जाना, और क्योंकि मैं आ नहीं पाऊंगा और अपनी 4 बेटियों को लेकर तुम वहां पर पहुंच जाना। तो ये जो होती हैं, साल 1983 की बात होती है, जब वो शादी समारोह में शामिल होती है, प्रोग्राम अटेंड करती है, तब उनसे पूछा जाता है कि हस्बैंड क्यों नहीं आए। तो वो बोलती हैं कि उन्होंने
किसी जरूरी काम से उनको बाहर जाना पड़ा, इसलिए वो आ नहीं पाए, इसलिए मैं आई हूँ। और इसके बाद बातें आगे बढ़ती हैं। घर में एक नौकर था, उस नौकर का नाम मुरली मनोहर मिश्रा होता है। मुरली मनोहर मिश्रा एक उसकी एक खास बात थी कि वह सम्मोहन क्रिया में मशहूर होता है। वह किसी से बात करता है तो उसे अपना बना लेता है। बातचीत के दौरान वो मैडम से भी बात करता है, और इस महिला जो बहुत अमीर थी, इनके नाम कई सौ करोड़ रुपए की संपत्ति थी, उससे पूछा गया कि मैडम आपको 4 बेटियां हैं, बेटा क्यों नहीं हुआ, क्या आप इस बारे में जानना चाहेंगी? ये बात उस नौकर मुरली मोहन ने इनसे बोली। अब जैसे ही उसने इनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया, शकीरे खरेली जो थी इनसे कहा कि इन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे बेटे की जरूरत है? उन्होंने कहा मैडम मैं चेहरा देख कर बता सकता हूं कि आपके मन में क्या है। तुम्हारे पति तो तुमको बेटा नहीं दे सके, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बेटा दे सकता हूं। ये बात जैसे ही शकीरे खलीली ने सुनी तो एक बार तो उनको यकीन नहीं हुआ। तो नौकर ने कहा कि मैं रामपुर के जो नवाब है उनका जायदाद होती है, उसकी रखवाली देखभाल करता हूं, उन्हीं के साथ मेरा रहना सहना रहता है। उन्हें ऑफर देते हैं कि तुम्हें यहाँ सब कुछ छोड़कर, यानी कि रामपुर को छोड़कर बेंगलोर आना पड़ेगा, और बेंगलोर आने के बाद तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। जब ये इस तरह की बात आती है तो वो रामपुर छोड़कर सीधा बेंगलोर पहुंच जाता है, और ये जो शकीरे खलीली के साथ होती हैं इनके साथ रहना शुरू कर देता है। उनकी जो जमीन जायदाद थी, रियल एस्टेट का बिजनेस था, उसमें हाथ बढ़ाना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। जब तुम अपने शौहर से दूर रहोगी तभी शायद तुम्हें बेटा पैदा होगा। इस बात की गारंटी जब उसने ली तब जाकर शकीरे खलीली को अपने हस्बैंड से यानी अकबर मिर्जा से कहा कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, ना कि, और ये बात है 1985 की, दोनों आपस में सहमति करते हैं। उसके बाद आईएएस मिर्जा से इनका तलाक हो जाता है। शकीर खलीली जो होती है तलाक लेने के बाद वो सीधे उस व्यक्ति के पास जाती हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है बताओ कि बेटा कैसे पैदा होगा। तभी वो कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तब 17 अप्रैल 1986 को वो शादी करती हैं। तब उनकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होती है, और इस व्यक्ति का नाम मनोहर लाल मिश्रा होता है। और जैसे ही शादी होती है तो वो अपना नाम बदलकर, अपनी पहचान बदलकर रहने लगता है और अपना नाम रख लेता है स्वामी श्रद्धानंद। उसके साथ अब रहना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे जब ये बात बेटियों को पता चलती है तो बेटियां बड़ी खफा हो जाती हैं। साथ ही जो माँ होती है, जो इनकी माँ होती है, वो भी खफा हो जाती है और तीनों बेटियों को लेकर वहां से अलग हो जाती है और वहां से चली जाती है। ये महिला बेंगलोर में रह जाती है। और इनको जो चौथी बेटी थी जिसका नाम सबा होता है, सबा एक जो थी वो गाहे बगाहे इनसे बात करने की कोशिश करती है, और कभी कभी इन लोगों की बातचीत होती रहती है। क्योंकि माँ फैशन डिजाइन, ये अपनी माँ से बोलती है माँ मैं फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि बेटी माँ के जैसी खूबसूरत थी और चारों ही बेटियां बेइंतहा खूबसूरत थी। इसलिए उन्होंने भी अपनी बेटी को, ये जो बेटी मॉडलिंग में जाना चाहती थी, उसको हाँ बोल देती है और ये लड़की बम्बई चली जाती है। मुंबई जाने के बाद अपना मॉडलिंग का करियर शुरू करती है। जब भी मौका मिलता है तब माँ से बात कर लिया करती थी फोन के माध्यम से। मई 1991 की बात है, वो अपनी माँ को फोन मिलाया जो श्रद्धानंद ने उठाया, और श्रद्धानंद फोन उठाता है और उससे पूछा जाता है कि माँ से बात करा दो। तो वो बोलता है कि मैं जो माँ है वो हैदराबाद के नवाब के यहाँ शादी पर गई है, वहां पर मैं बता नहीं सकता कि 2-4 दिन का समय ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। 2-4 दिन की बात है, फिर आती होंगी। उसके बाद वो कुछ दिन बाद अपनी माँ से को फिर से फ़ोन करती है कि माँ से बात करनी है। तो वो वही फ़ोन उठाता है और बोलता है कि जो माँ है वो कच्छ में हीरा व्यापारी के यहाँ पर गई है, वहाँ पर शादी समारोह है, इसलिए आपकी बातचीत आपकी माँ से नहीं हो सकती। इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि मेरी माँ से मुझे बात करनी है, तो बताता है कि वो इनकम टैक्स के कुछ उनके दिमाग में उसकी टेंशन चल रही है, इसलिए वो फिलहाल बातचीत नहीं कर सकती।
इसलिए आप बाद में फोन करना। इस तरह वो टालता रहता है बात को, श्रद्धानंद जो होता है। वो जो बेटी होती है वो परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद आखिरकार फिर से वो फोन करती है कि मुझे मेरी माँ से मुझे बात करनी है। तभी श्रद्धानंद बोलता है कि तुम्हारी माँ दरअसल प्रेग्नेंट हो चुकी है और अब वो अमेरिका के रूजवेल्ट में एक इलाका है वहीं पर रह रही है। तो उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे मेरी माँ का नंबर दे दीजिए। तो उसने कहा नहीं नहीं, माँ को परेशान मत करो। उन्होंने कहा कि 9 महीने तक मुझे कोई परेशान ना करे, मुझे बेटा पैदा होने वाला है। क्योंकि बेटी ये बात जानती थी कि माँ ने जो शादी की है इस व्यक्ति से, वो बेटा पैदा होने की वजह से ही की है, कि उसको बेटा पैदा हो जाए। जब ये बात आती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है और कहीं ऐसा, मतलब वो अपनी माँ को लेके इतना टेंशन में जाती है कि वहां पर पता लगाना शुरू करती है कि अमेरिका में उसकी माँ कहाँ रह रही है। तो वो कहती है ठीक है, आप फोन नंबर दे दो। तो वो इस लड़की से बोलता है कि मेरे पास फोन नंबर तो नहीं है। तभी लड़की अपने किसी मिलने वाले के माध्यम से न्यूयॉर्क के रूजवेल्ट शहर में वहां पर पता करने की कोशिश करती है। तो तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और उसकी माँ का कहीं सुराग नहीं मिलता कि माँ कहाँ पर है। दोस्त का फोन आता है, दोस्त बताता है कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि तुम्हारी माँ कहाँ पर है। आखिरकार वो फिर से बेंगलोर आती है और 10 जून 1992 की बात है, अशोक नगर पुलिस स्टेशन होता है, वहां पहुंचती है और वहां जाकर कहती है मेरी माँ 1991 से लापता है। मैंने फोन पे बात करने की बहुत कोशिश की, मेरी माँ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। मैं उस व्यक्ति से पूछती हूँ, वही जो श्रद्धानंद है, मैं उससे पूछती हूँ कि मेरी माँ कहाँ है, तो वो कोई जवाब नहीं देता है। कभी कहता है शादी में गई है, कभी कहता है गर्भवती है, कभी कहता है न्यूयॉर्क में है, कभी कहता है कि वो हीरा व्यापारी के यहाँ है। पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। पुलिस ने इस मामले को जब बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, उसके बाद ये लड़की और ज्यादा परेशान हो जाती है और धीरे धीरे करके जब आगे वक्त बढ़ने लगता है, 10 जून 1992 को FIR दर्ज की गई थी, लेकिन 92, 93, 94 साल का आना जाना लगा रहता है, लेकिन उस महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, कुछ भी पता नहीं चलता। अधिकारियों से कुछ संपर्क करने की जब ये बेटी कोशिश करती है, केंद्रीय अपराध शाखा को 26 मार्च 1994 को जांच दी जाती है। केंद्रीय अपराध शाखा जब इस मामले में जांच पड़ताल शुरू करती है तो उसको पता चलता है कि ये जो महिला है ये कहाँ है और किस हालत में है। इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ती तो सादे कपड़ों में एक कांस्टेबल बेंगलोर के ही एक शराब ठेके पर जाता है और वहां पर बैठ जाता है, क्योंकि उसको जानकारी मिली थी कि इस घर का एक नौकर है, वह नौकर अक्सर यहाँ पर आकर बैठता है और शराब पीता है। तो उस दिन वो कांस्टेबल सादे कपड़ों में जाकर वहां पर बैठता है और वो जो नौकर होता है उससे थोड़ी सी दोस्ती करता है, उसको शराब पिलाता है, वो भी फ्री में। उससे पूछता है कि यार तुम तो यार घर के नौकर हो, तुमको तो पूरी जानकारी होगी कि मैडम शकीर खलीली कहाँ है, कुछ बताओगे उनके बारे में। तो इसके बाद वो बोलता है कि मैडम को तो पूरी दुनिया में ढूंढा जा रहा है, लेकिन मैडम तो उसी घर के अंदर है, उसी घर के अंदर की एक फर्श है, उसी सुंदर सा कमरा है, उसी कमरे की जो फर्श है उसी के फर्श के ऊपर मार्बल लगा है, जो बेहद ही खूबसूरत कमरा बनाया गया है। अक्सर शाम को उसी कमरे पर पार्टियां होती हैं। स्वामी श्रद्धानंद जो है उसके यार दोस्त, मिलने वाली उसकी महिलाएं, लड़की जो भी आती है, सब लोग मिलकर पार्टी में शामिल होते हैं और पार्टी करते हैं। आपको पता नहीं है कि उस महिला को वहीं दफनाया गया है। और जैसे ये बात कांस्टेबल को पता चलती है, वो अपने उच्च अधिकारियों को बता देता है। उच्च अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और 28 मार्च 1994 को स्वामी श्रद्धानंद को हिरासत में ले लिया जाता है। इस मामले को फिर सख्ती से जब श्रद्धानंद के ऊपर सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो आखिरकार श्रद्धानंद टूट जाता है और 30 मार्च 1994 को एक टीम गठित की जाती है, जिसमें मजिस्ट्रेट, गवाह, जांच दल, फॉरेंसिक टीम, तमाम तरह के अधिकारी वगैरह होते हैं। यहाँ इनके पूरे मामले की वीडियोग्राफी कराई जाती है और वीडियोग्राफी कराने के बाद लगभग अभी तक 35 महीने बीत चुके थे।
जब से उस महिला को दफनाया गया था। जिस दिन 30 मार्च 1994 को यह गड्ढा खोदा जा रहा था, तब गड्ढा की जो गहराई थी वो खोदते खोदते एक लिहाफ निकलता है, एक मोटा सा कपड़ा होता है, उसके अंदर लकड़ी का एक ताबूत टाइप का दबा हुआ था। जब उस ताबूत को बाहर निकाला जाता है, निकालने के बाद जो ताबूत निकलता है, जब उसको ताबूत को खोला जाता है तो उसमें एक नाइटी निकलती है जो महिलाएं अक्सर पहनती है, एक कंकाल निकलता है, लंबे से बाल निकलते हैं उस महिला के, और कुछ चूड़ियां निकलती हैं, और कपड़े और सैंडल वगैरह ये सब सामान उसी ताबूत के अंदर से निकलता है। जब महिला को ताबूत के अंदर से बाहर निकाला जाता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसके पास कई 100 करोड़ की संपत्ति हो, सालों साल उसकी बेटियां ढूंढने की कोशिश कर रही हो, दरअसल वो उसी घर के, उसी कमरे के, उसी ताबूत में बंद है। मामले की चार्जशीट लगाई जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, गवाह इकट्ठे किए जाते हैं और पूरे मामले को गंभीरता से जांच पड़ताल की जाती है। तो निचली अदालत में केस पहुंचता है। साल 2000 की बात है, जब निचली अदालत में केस, ये मामला जब पहुंचता है तो जज साहब ने सुनने के बाद कहा कि इस व्यक्ति यानी श्रद्धानंद को तक फांसी के फंदे पर तब तक लटकाए रखा जाए जब तक इसके प्राण न निकल जाए। मामला फिर कर्नाटक हाईकोर्ट में पहुंच जाता है। साल 2005 के आसपास की बात है। इस फांसी को सजा को बरकरार रखा जाता है। व्यक्ति अपनी फांसी की सजा की माफीनामा लिख कर देता है कि उससे माफ कर दिया जाए, लेकिन साल 2008 में सुप्रीम कोर्ट बिना किसी छूट के इस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दे देती है और कहती है कि जब तक इस व्यक्ति के प्राण न निकल जाए इस व्यक्ति को सलाखों के पीछे ही रखना चाहिए। साल 2023 चल रहा था और अब आ जाता है साल 2024। साल 2024 में वो फिर भी अपना कोर्ट केस अभी लड़ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके अपील को फिर से ठुकरा दिया है कि तुमको उम्र कैद रहेगी जब तक तुम जितनी जिंदगी तुम वहीं पर काटो। इस समय लगभग वो 81 साल के आसपास का है वही श्रद्धानंद। आखिरकार उसने जो हत्याएं की थी, जब पुलिस इस जांच में पाया गया, जब उससे पूछा गया कि जो करोड़ों की संपत्ति जिस महिला की थी, 600 करोड़ की संपत्ति 1991 में, यदि आज बात करें तो उसकी कीमत कितनी होगी, तो लगभग 6000 करोड़ रुपए के आसपास उस महिला की संपत्ति का अंदाजा लगाया गया। इसके बाद जब उससे पूछा गया नौकर से, श्रद्धानंद से, तो क्यों मतलब तुमने ऐसा किया, तो उसने कहा कि ये जो थी अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी सारी लड़कियों, चारों बेटियों के नाम करना चाहती थी, जिससे मैं बहुत खफा था। तो मैंने उसको चाय में एक दिन नशीली गोली मिला दी और जब वो सो गई तो उसको मैंने ताबूत में अंदर कैद कर दिया। और जब उसकी आंख खुली होगी तो शायद उसने झटपटाया होगा, फड़फड़ाई होगी और बहुत दर्द सहा होगा, लेकिन दर्द सहते सहते अंदर ही दबे दबे उसकी चीख निकल गई होगी। एक इंटरव्यू के दौरान श्रद्धानंद ने यह भी कहा कि मेरे ऊपर लगाए हुए सारे दोष और सारे आरोप झूठे हैं, मुझे फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके खिलाफ जो सबूत मिले थे, उसके सबूत के बिना पर उसको सजा हुई, क्योंकि हो ना हो श्रद्धानंद ने जो भी काम किया उसको उसकी सजा मिल रही है और मिल चुकी है। 600 करोड़ की संपत्ति कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह सारी संपत्ति को उसने धोखाधड़ी से अपने नाम करवा लिया था, जो श्रद्धानंद था। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपको सचेत और जागरूक करना था। दोस्तों, इस तरह की घटनाक्रम, इस तरह की कहानी, इस तरह की खबरें अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें।